प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय जामडोली के इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात जो एक नई सभ्यता और संस्कृति का उदय और विकास हुआ, उस वैदिक सभ्यता के संदर्भ में मैं आपको इस वीडियो में एक सामान्य जानकारी से एक आपका परिचय कराना चाहूँगा कि वैदिक जो सभ्यता है वो भारत में उसका उदय होता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अंतिम चरण या उसके पतन के पश्चात। इसका समय है 1500 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता के जो जन्मदाता थे वो आर्य माने जाते हैं। आर्य सभ्यता के जो जन्मदाता आर्य हैं, उनको जो ऋग्वेद है उसमें आर्य कहा गया है। और आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सुसंस्कृत, कुलीन अथवा श्रेष्ठ। योग वशिष्ठ नामक जो वैदिक ग्रंथ है उसमें आर्य की परिभाषा देते हुए बताया गया है कि जो पर्याप्त रूपेण कर्तव्यों का आचरण करता है तथा अकरणीय का निषेध करता है, अपने स्वाभाविक चरित्र में निष्ठा रखता है, वह आर्य है। जो आचारानुकूल, शास्त्रानुकूल, शुद्ध चित्त अनुकूल, यथा स्थिति व्यवहार का संग्रहण करता है, वह आर्य है। कुछ विद्वानों की मान्यता कि संभवतः भारत के जो मूल निवासी थे, जो भारत मूल निवासी, जो आदिवासी, जो मूल निवासी थे, उनके विरुद्ध अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ही आर्य वैदिक सभ्यता के जन्मदाताओं ने अपने लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया था। और भारत के मूल निवासियों के लिए उन्होंने दस्यु तथा दास आदि हीन शब्दों का प्रयोग किया। परंतु कालांतर में आर्य शब्द नवागंतुक, जो नव आगंतुक आर्य थे, उनके लिए जातिवाचक बन गया। आर्य शब्द चाहे पहले सांस्कृतिक अर्थ प्रकट करने वाला रहा हो, लेकिन बाद में आर्यों के लिए जातिवाचक बन गया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के एक निश्चित स्वरूप को बनाने में आर्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्यों ने भारत में पहले से बस रही जातियों द्वारा विकसित सभ्यता और संस्कृति के उपयोगी तत्वों को अपनाकर अपनी संस्कृति के साथ उनका समन्वय करते हुए भारत की एक उन्नत सभ्यता और सांस्कृतिक परंपरा का विकास किया। आर्य सभ्यता अर्थात वैदिक सभ्यता की हम बात करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वैदिक सभ्यता है जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व, इसका प्रारंभ होता है। और वैदिक सभ्यता की हम बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। और वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है वैदिक साहित्य से। मैंने आपको प्राचीन भारत इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में बताया, जिसमें साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में अपन ने अध्ययन किया ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य का। तो वैदिक साहित्य से ही आर्य अर्थात वैदिक सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। जो वैदिक सभ्यता है उस वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा से 1500 साल पहले वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ और इस सभ्यता का अस्तित्व रहा 6ठी सदी ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है। और प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वैदिक सभ्यता का वो है पूर्व वैदिक अथवा ऋग्वैदिक सभ्यता, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। मैं बताता हूँ आपको कि इस सभ्यता अर्थात वैदिक सभ्यता का जो प्रथम भाग है वह है ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक
सभ्यता। इसको ऋग्वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। और पूर्व वैदिक इसलिए कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता का पूर्व यानी पहले का भाग और चरण होने के कारण इसको पूर्व वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। और इसका जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे कहते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर यानी बाद की सभ्यता, उत्तर बाद का शब्द में प्रयोग में होता है। तो उत्तर वैदिक सभ्यता ये इसका दूसरा चरण है, दूसरा भाग है और इसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब आपके जहन में सवाल होगा कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में क्यों बांटा गया है। अर्थात वैदिक सभ्यता का जो समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व यानी 900 वर्ष वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है। तो इस सभ्यता को दो भागों में क्यों विभाजित किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका प्रमुख कारण है इस जो सभ्यता और संस्कृति है जिसकी अपन बात करते हैं। सभ्यता और संस्कृति में जैसे भौगोलिक कारण है, अगर भौगोलिक बात भी करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था और उत्तर वैदिक काल में आर्य अर्थात वैदिक सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हो गया। तो भौगोलिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक अर्थात जो राजनीतिक व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में और वही राजनीतिक व्यवस्था जन से जनपद, राज्य का विस्तार, राजा की शक्तियों में विस्तार ये दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में हमें काफी अंतर दिखाई देता है। तीसरा कारण था समाज। सामाजिक क्षेत्र में भी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो पहला भाग है वैदिक सभ्यता का उसमें और उत्तर वैदिक बाद का जो भाग है उसमें काफी अंतर दिखाई देता है। जैसे आप देखते हैं गोत्र की व्यवस्था का विकास भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। जैसे सभा और सम्मति जो आर्यों की जनतांत्रिक संस्थाएं थी ऋग्वैदिक काल में प्रभावशाली थी और उत्तर वैदिक काल में उनका महत्व कम हो गया। उसी प्रकार जैसे 3 ऋण की कल्पना की बात करते हैं, पंच महायज्ञ की बात करते हैं, ये उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्थाएं हैं। परिवार की बात करते हैं तो परिवार में विभाजन भी, जो संयुक्त परिवार को विघटन भी कुछ हद तक वहाँ दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में। तो समाज के क्षेत्र में भी काफ़ी महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में भी देख लीजिए, पुत्र के महत्व को संदर्भ में भी देख लीजिए। तो दोनों सभ्यताओं में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में न केवल भौगोलिक, न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी हमें काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं हम धार्मिक जीवन की, यानी आर्यों का धार्मिक जीवन। तो हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय था उसमें ऋग्वैदिक काल में आर्यों का धर्म अत्यंत सरल था। यज्ञ सरल थे, प्रत्येक आर्य अपने घर में अपनी पत्नी के साथ मिलकर यज्ञ संपन्न कर लेता था, कोई खर्चीला नहीं था, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता था। यही यज्ञ उत्तर वैदिक काल में जटिल बन गए। पहले सरल धर्म था, उत्तर वैदिक काल में धर्म में जटिलताएं बढ़ गई। अब मनुष्य के जीवन में पुरोहित का विशेष महत्व बढ़ गया। जन्म से लेकर मृत्यु तक तो कोई ऐसा काम नहीं था जो बगैर पुरोहित के संभव हो सके। धर्म में अब महिलाओं का स्थान पुरोहित ने ले लिया, महिलाओं को दूर किया जाने लगा, यज्ञ जटिल हो गए, खर्चीले हो गए और बहुदेववाद की जो कल्पनाएं हैं, एक से अधिक देवताओं को मानना, उनको पूजना, संतुष्ट करना, इनमें यानी धर्म के क्षेत्र में भी हमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसीलिए यही कारण है कि भौगोलिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जो इस सभ्यता का पहला चरण था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व उसमें, और
इन्हीं भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रों में उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसमें काफ़ी परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसलिए विद्वानों और इतिहासकारों ने इस सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया है। धन्यवाद।